तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है। सड़क के चारों तरफ पहाड़ थे और अचानक होने वाली इन पहाड़ों में लैंडस्लाइड की वजह से लड़की की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में उसकी कार स्लीप होकर पहाड़ों में चली जाती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। ऐसे में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसे बचाने के लिए आता है। रेस्क्यू टीम का लीडर है रे, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। वो अपने साथी को पहले इस लड़की को कार से निकालने के लिए भेजता है, जो आदमी जाकर उस लड़की को तो कार से बाहर निकाल लेता है, पर अब वह खुद भी वहां फंस चुका था। इन दोनों को बचाने के लिए रे ने एंट्री की और हेलीकॉप्टर से लटकते एक रस्सी की मदद से खुद लटकते हुए वह इन दोनों को संभाल कर वहां पर इस हेलीकॉप्टर पे लाने में कामयाब भी हो गया। ये सब बहुत खुश थे, फाइनली इन्होंने लड़की की जान बचा ली थी, लेकिन उसकी कार नीचे पहाड़ों में ये गिर गई थी। खैर, अब सीन कट होकर हम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हम डॉक्टर लॉरेंस को देखते हैं। वो एक सिस्मोलॉजिस्ट है जो जमीन पर आने वाले अर्थक्वेक्स पर रिसर्च करते हैं। अभी वो अपने स्टूडेंट्स को 1964 में आए कैलिफोर्निया के एक अर्थक्वेक के बारे में बता रहे थे, जो इतना भयानक था कि मानो कई एटम बॉम्ब के हमले कर दिए गए हो। इसकी तबाही की असर कई साल तक कैलिफोर्निया ने देखे। लॉरेंस बताते हैं कि ऐसा खतरनाक अर्थक्वेक 150 साल में एक बार जरूर आता है। वो बताते हैं कि कैलिफोर्निया की सेन एंड्रेंस की फोर्ट लाइन बिल्कुल जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, यानी कि अर्थक्वेक का खतरा इस जगह पर सबसे ज्यादा है। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर लॉरेंस अपने ऑफिस में थे, तब उनके एक कुलीग उनके पास आते हैं और इनको बताते हैं कि अर्थक्वेक आया है। ये फौरन अपना काम छोड़कर उस अर्थक्वेक को नापने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों जाते हैं बहुत बड़े डैम के ऊपर, जहाँ से इन्हें इस अर्थक्वेक को नापना था। और जब ये लोग ये काम कर रहे थे, तब एकदम से इनकी मीटर के ऊपर की वेव्स चेंज हो जाती है। मीटर की वेव्स इतनी तेजी से बढ़ जाना खतरे से खाली नहीं था। इससे पहले ये लोग कुछ करते या सोचते, यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। असल में वेव्स का बढ़ना अर्थक्वेक आने की एक निशानी थी। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। डॉक्टर लॉरेंस के कुलीग भी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे होते हैं। उन्हें तभी वहाँ डैम में फंसी हुई एक बच्ची नजर आ जाती है, जिसकी जान बचाते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक और बड़ा अर्थक्वेक का झटका उन्हें वहीं रोक देता है। वो उस बच्ची को बचाने के लिए डॉक्टर लॉरेंस की तरफ गिरा देते हैं और तभी आने वाला एक और भयानक झटका उस पूरे डैम को बर्बाद कर देता है, जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के साथी मारे जाते हैं। सीन कट होकर हम रे को देखते हैं, जिसे उसी अर्थक्वेक के आने का मैसेज मिलता है। बहुत से लोग वहाँ फंसे हुए थे। जाने से पहले रे अपनी बेटी को बाय कहता है, जो आजकल अपनी मॉम के साथ रहती थी, यानी रे और उसकी वाइफ का डाइवोर्स हो चुका था और रे की बेटी अपनी मोम और अपनी मोम के फियोंसे के साथ रहती थी। टैनल को आज किसी मीटिंग के सिलसिले में सैन फ्रांसिस्को जाना है, जिसमें वो एमा और ब्लैक को भी अपने साथ लेकर जाने वाला था। सैन फ्रांसिस्को में ब्लैक को एक लड़का मिलता है। उस लड़के के साथ उसका छोटा भाई भी था, जिन दोनों से बात करके ब्लैक को बहुत अच्छा लगता है और जल्दी इन तीनों में दोस्ती हो जाती है। खैर, यहाँ हमें दिखाया जाता है वो दम जो अर्थक्वेक की वजह से तबाह हुआ था। उस तबाही की खबर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, क्योंकि अर्थक्वेक के टाइम पर डॉक्टर लॉरेंस वहीं पर थे। इसीलिए रिपोर्टर डॉक्टर लॉरेंस का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, जिस पर वह उससे सवाल करती है कि बताइए भूकंप कैसे आया था। इससे पहले डॉक्टर लॉरेंस कोई जवाब देते उनके दो स्टूडेंट घबराते हुए उनके पास आते हैं। उनके पास कोई रिपोर्ट थी और जैसे है ये रिपोर्ट डॉक्टर लॉरेंस ने देखी तो वह भी घबरा गए। उन्हें मालूम होता है कि सैन एंड्रियास में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। ये भूकंप इतना खतरनाक साबित होने वाला था कि वह अपने आसपास के सभी शहरों को भी अपनी लपेट में ले जाएगा। इस अर्थक्वेक को आने में थोड़ा ही वक्त रह गया था, यानी उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि यह इन सभी शहरों से वहाँ के लोगों को निकाल सके। यहाँ हम रे की वाइफ एमा को देखते हैं, जो एक बिल्डिंग के टॉप पर एक मीटिंग कर रही थी। अचानक उसके टेबल पे रखी सारी चीजें हिलने लग जाती है। असल में अर्थक्वेक शुरू हो चुका था। इस बिल्डिंग के साइड व्यू में हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी ब्रिजेस टूट चुके हैं। ये बिल्डिंग भी अब इतनी तेजी से हिलने लगी थी कि मानो अभी टूटकर गिर जाएगी। एमा जल्दी से इस मुश्किल सिचुएशन में रे को कॉल करती है, क्योंकि वो जानती थी कि रे उसे हर हाल में बचाने आ जाएगा। इस टाइम रे, जो कि एक रेस्क्यू ऑफिसर है, वो अभी अपने हेलीकॉप्टर में ही था। वो कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही तुम तक पहुंचकर तुम्हें बचा लूंगा। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ धड़ाधड़ सारी बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है। हर जगह अफरा तफरी मच चुकी है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। एमा इस वक्त दोबारा बिल्डिंग के टॉप पर जाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है वहाँ उसे रे बचाने आएगा। लेकिन जैसे ही वह स्टेयर्स का दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां लटके हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, ऊपर से लोग ऐसे नीचे गिर रहे थे जैसे कोई इंसानी पुतले। एमा किसी दूसरे रास्ते से बिल्डिंग के टॉप पर तो पहुंच जाती है, लेकिन अर्थक्वेक का आने वाला एक और झटका इस टॉप को भी हिला देता है और इससे पहले कि एमा इसमें दबकर मारी जाती, यहाँ पर रे पहुँच जाता है।
वो जल्दी से एक नेट एमा की तरफ फेंकता है। एमा उस नेट की तरफ बढ़ने लगती है। दिखाया जाता है कि पीछे से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग एमा के ऊपर गिरने वाली थी और इससे पहले कि एमा उसके नीचे दबकर मर जाती, एमा नेट का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती है। इसी सारी तबाही में रे के हेलीकॉप्टर के ऊपर भी एक बड़ी बिल्डिंग गिरने वाली थी, लेकिन रे यहाँ अपने हेलीकॉप्टर को टेढ़ा करते हुए बचा लेता है। फाइनली उसने एमा की जान बचा ली थी, लेकिन अब वो ऊपर से देख रहा था कि शहर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वहाँ की सारी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। सीन कट होकर हम सैन फ्रांसिस्को का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेनियल और ब्लैक एक साथ थे। पार्किंग लॉट से एक साथ यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। अचानक यहाँ पर भी बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से उनके सामने वाली जमीन टूटकर उनकी गाड़ी उसने धंस जाती है। डेनियल किसी तरह इस गाड़ी में से निकलकर खुद को बचा लेता है, लेकिन अब वो ब्लैक को इस गाड़ी से नहीं निकाल पा रहा था। वो मदद बुलाने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बिल्डिंग ही टूट गई है। डरकर सब इधर उधर भाग रहे हैं। इतनी खराब हालत में उसे एहसास होता है कि उसे भी भागना चाहिए, इसलिए वह ब्लैक को खतरे में ही छोड़कर अपनी जान बचाने लगता है। ब्लैक, जो इस वक्त भी उसी कार में फंसी हुई थी, उस पर एक लड़के की नजर पड़ती है। ये लड़का वही था जो अपने भाई के साथ सैन फ्रांसिस्को सिसो के साथ एयरपोर्ट पर उसे मिला था। वह भी ब्लैक को पहचान लेता है और यहाँ उसकी मदद करते हुए गाड़ी को एक डंडे के जरिए ऊपर की तरफ निकलते हुए ब्लैक की जान बचा लेता है। अब ये तीनों मिलकर जब इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो शहर की तबाही देखकर उनके भी होश चुके थे। भागते हुए ब्लैक एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसे एक फोन मिल जाता है। यहाँ वो अपने डैड को कॉल करती है, प्लीज डैड मुझे बचा ले, शहर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। जवाब में रे कहता है, तुम घबराओ नहीं, तुम ऐसा करो किसी ऊंची जगह पर चली जाओ, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। फौरन ही रे अब सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है। जबकि सैन फ्रांसिस्को में हम देखते हैं कि अर्थक्वेक के झटके अब रुक चुके थे। सभी लोग एक सेफ जगह की तलाश में थे, लेकिन यहाँ डॉक्टर लॉरेंस के जरिए हमें मालूम होता है कि सैन फ्रांसिस्को में अर्थक्वेक के झटके सिर्फ कुछ ही देर के लिए रुके थे। असल में यहाँ अब इससे भी भयानक अर्थक्वेक आने वाला था। अभी उनका ये कहना ही था कि सीन एक और बार सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वही बुरा और भयानक अर्थक्वेक आ चुका है। एक ही झटके में बिल्डिंग्स को ऐसे गिराया जैसे वह रेत की बनी हो। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ अपने दीवारों के साथ चिपक कर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर डेनियल भी था। एमा काफी उसे जो लोगों को जब दीवार से चिपका हुआ देखता है तो वो एक आदमी को वहाँ से खींच कर गिराकर खुद वहाँ पर खड़ा हो जाता है। हवा में रे और एमा जो कि हेलीकॉप्टर में थे, एकदम से हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने पर उनका हेलीकॉप्टर भी एक मॉल में क्रैश हो जाता है। लेकिन यहाँ उनकी अच्छी किस्मत की दोनों की जान बच गई थी। ये लोग अभी आधे रास्ते में थे। इन्हें अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी तरह सैन फ्रांसिस्को जाना था, इसलिए ये लोग एक कार चुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर एकदम से रे को कार रोकनी पड़ी, क्योंकि आगे एक गड्ढा था। इन्होंने जब चेक किया तो वो गड्ढा कई 100 मीटर गहरा था। अगर इनकी गाड़ी उसके अंदर चली जाती तो ये कभी न बच पाते। इस रास्ते से तो अब ये लोग सैन फ्रांसिस्को जा नहीं सकते थे, तो अब ये लोग कोई दूसरा रास्ता सोचने लग जाते हैं। तभी एक बूढ़ा कपल कार में रे के पास आता है। वो इनसे इनकी मुश्किल पूछता है तो रे उन्हें बताता है कि हमें हर हाल में सैन फ्रांसिस्को पहुंचना है। मालूम होता है कि यह बूढ़ा आदमी एक पायलट था और उसके पास अपना एक प्राइवेट प्लेन भी था, जिसे वो रे को दे देता है ताकि वो लोगों की जान बचा सके। रे अब उस प्लेन में बैठकर सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाता है। फाइनली ये लोग सैन फ्रांसिस्को तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रे देखता है कि एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करने की कोई जगह ही नहीं रही थी, इसीलिए वो एमा को लेकर जल्द ही प्लेन से नीचे की तरफ कूद जाता है। नीचे स्टेडियम था। अब वो यहीं से अपनी बेटी को कांटेक्ट करता है और कहता है, ब्लैक तुम्हें स्टेडियम की तरफ आना होगा। लेकिन ब्लैक स्टेडियम की तरफ नहीं आ सकती थी, क्योंकि स्टेडियम शहर के दूसरे कोने में था और ब्लैक दूसरे जो भी करना था रे को ही करना था। बाहर जाकर वो करीब ही समंदर को देखता है और उसे आइडिया आता है कि वो समुद्र के रास्ते से भी ब्लैक तक पहुंच सकता है। ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तभी इन्हें नजर आता है कि बादल बहुत तेजी से उनके तरफ आ रहे हैं और करीब जाकर पता चलता है कि ये बादल नहीं थे बल्कि सुनामी था, समंदर में आने वाला तूफान, जिसकी बहुत बड़ी सी लहर बहुत सारी बोट्स को अपने लपेट में ले चुकी थी। लेकिन रे जो कि एक रेस्क्यू ऑफिसर था, उसे ये सिचुएशन अच्छे से हैंडल करना आता था। वो अपनी बोट की स्पीड फुल कर लेता है और इस लहर के ऊपर से गुजर जाता है। लेकिन यहाँ भी मुसीबतें कम नहीं हुई, क्योंकि रे को नजर आया कि एक बहुत बड़ी सी शिप उनके बोट को नुकसान पहुँचाने वाली थी। लेकिन रे अपनी बोट को तेजी से दूसरी तरफ मोड़ते हुए इस शिप से तो अपने आप को बचा लेता है। लेकिन अब उसके ऊपर वाले कंटेनर भी इन लोगों के ऊपर गिरने वाले थे, लेकिन रे अपनी बोट को कंट्रोल करते हुए इन कंटेनर से भी बचकर आगे बढ़ जाता है। फाइनली ये लोग अब वहां पहुंच चुके थे जहां उनकी बेटी थी, लेकिन इन्हें इनकी बेटी यहाँ कहीं नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि ब्लैक इस वक्त एक बिल्डिंग के अंदर है। लेकिन ब्लैक ने अपने मॉम डैड को देख लिया था। वो उन्हें आवाज देती है, लेकिन खिड़की में लगे कांच की वजह से आवाज उन तक पहुँच नहीं पाती।
ऐसे में ये लोग वापस जाने लगे, लेकिन तभी एमा ने नोटिस किया कि उसके हाथ पर ग्रीन लेजर लाइट आ रही है। ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो फाइनली ये लोग ब्लैक को देख चुके थे। इससे पहले ये लोग आगे बढ़कर ब्लैक को बचा लेते। समंदर में आया हुआ बड़ा तूफान जो पूरे शहर को पहले से ही लपेट में ले चुका था, उसकी एक और लहर इस बिल्डिंग को तबाह कर देती है और जिस फ्लो के अंदर ब्लैक थी वो पूरा फ्लो ही पानी में डूब जाता है। ये देखते हुए रे फौरन पानी में जंप करते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाता है। ब्लैक का साथी भी एक स्टिक की मदद से ये कांच तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये शीशा बहुत ही मजबूत था, उसे तोड़ना नामुमकिन हो रहा था। और तब एमा उसे देखते हुए उसे साइड में होने का इशारा करती है, जिससे अब वह अपनी बोट के जरिए तेजी से उस शीशे को तोड़ देती है। यहाँ हम देखते हैं कि रे भी अपनी बेटी को बचा चुका था। वो अपनी बेटी को पानी के बाहर इस बोट पर ले आता है, लेकिन ब्लैक इस टाइम बेहोश थी। रे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि एमा अपनी बोट के जरिए यहाँ से निकलने की कोशिश में थी। क्योंकि ये तूफान धड़ाधड़ अब बिल्डिंग्स को तोड़ रहा था। अब एमा जिस रास्ते से बोट को निकालने लगी थी उसके ऊपर वाली पूरी बिल्डिंग भी टूटने वाली थी। इससे पहले कि बिल्डिंग टूटती, एमा फुल स्पीड करके फौरन अपनी बोट को बाहर निकाल लेती है। और यहाँ रे जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में था, वह देखता है कि ब्लैक को भी होश आ चुका है। उसके होश में आने के बाद ये सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है ये भयानक अर्थक्वेक भी अब रुक चुका था। समंदर में तूफान भी इसी अर्थक्वेक की वजह से आया था और अब वो भी रुक चुका है। ये पूरा शहर तबाह हो चुका है और यहाँ रेस्क्यू टीम्स भी लोगों को बचाने के लिए आ चुकी है। रे अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ ब्लैक के दोस्त और उसके भाई को भी बचा लिया था। इन्होंने अब फैसला किया था कि बेन भी अब उनके साथ ही रहने वाला था, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे और यहाँ ब्लैक भी उसे पसंद करने लगी थी। इन लोगों को एक साथ और सेफ दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।